तो जो भी इंसान जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है वो हमेशा वॉरेन बफेट के बारे में जरूर पढ़ता है। तो वॉरेन बफेट ने कहाँ से इन्वेस्टमेंट सीखा है, उनके मेंटर्स कौन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया है कि कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं। हमने उनके बारे में बहुत पढ़ा है और उन्होंने ये करके दिखाया कि वेल्थ क्रिएट कैसे करते हैं। वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में सबसे एक नंबर पे वॉरेन बफेट आ गए थे। आज भी वो तीसरे चौथे नंबर पे रहते हैं हमेशा। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाता है, लेकिन वॉरेन बफेट ने कहाँ से पैसा कमाना सीखा और उनके मेंटर्स कौन है, उनके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे कि वॉरेन बफेट की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कहाँ से उन्होंने सीखी। क्योंकि जो भी इंसान होता है वो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कहीं ना कहीं से तो सीखता ही। तो वॉरेन बफेट ने कहाँ से सीखा उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। तो वॉरेन बफेट के 3 मेंटर हैं, ग्राहम, फिशर और मुंगर। उन तीनों के बारे में आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। उनकी जो जर्नी है, जैसे वॉरेन बफेट ने जहाँ से स्टार्ट किया और आज वो जहाँ है, तो उनकी जर्नी में तीनों मेंटर्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद में उनके साथ मिलते आए। सबसे पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट जर्नी तो ग्राहम के साथ स्टार्ट की थी। उसके बाद में फिशर को उन्होंने फॉलो किया। फिशर के जो तरीके हैं उनके हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। देन मुंगर, जब मुंगर उनकी लाइफ में आए थे, उनके पार्टनर बने थे, इन्वेस्टमेंट पार्टनर, तब उन्होंने उनसे क्या सीखा वो तीनों मैं आपको थोड़ा सा आज बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राहम की। तो ग्राहम से पहले प्रोफेशनल्स नहीं होते थे। ग्राहम ने 1934 में एक बुक लिखी थी, सिक्योरिटी एनालिसिस। उसके बाद में प्रोफेशनल्स जरूरी थे, मतलब जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, स्टॉक के बारे में, बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो वो सिक्योरिटी एनालिसिस ग्राहम ने बुक लिखी थी। उसके बाद में ही ये प्रोफेशनल्स का जन्म हुआ था। 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पे ग्राहम है, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब हो गई थी। एक्चुअली उनकी 2 बार फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई थी। एक बार 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था और एक बार उनके पिता की मौत हुई थी। तब वो 2 बार उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन था बहुत खराब हो गई थी। 1929 के बाद में ग्राहम ने एक बुक लिखी 1934 में। 5 से 6 साल उन्होंने रिसर्च की। एक्चुअली 1929 में मार्केट क्रैश हुआ था तो बहुत से लोग बर्बाद हो गए थे। ग्राहम की भी जो फाइनेंस सिचुएशन थी बहुत खराब हो गई थी। तो उन्हें डेविड डोड के साथ मिलकर ये बुक लिखी थी कि जब मार्केट क्रैश होता है तो हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम फाइनेंशियली रूइंड होने से बच सकते हैं। उसके बाद में 1949 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी थी ग्राहम ने, जो कि शेयर मार्केट की बाइबल मानी जाती है। अगर हम इन दोनों बुक्स को पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैलेंस शीट के बारे में आज तो बहुत सी बुक आ गई, लेकिन उस टाइम पे सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, ये दोनों बुक बाइबल मानी जाती थी। आज अगर मार्केट में देखें तो बहुत सी बुक आ गई जो हम रीड कर सकते हैं और उनके बारे में सीख सकते हैं। 1914 में ग्राहम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की थी और मात्र 20 साल के थे जब उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली थी। और 25 साल की उम्र में वो $6 लाख कमा रहे थे, यानी कि 5 साल बाद में। उस टाइम पे $6 लाख और 2012 में अगर $6 लाख की वैल्यू देखते हैं तो वो $12 मिलियन होती है। इससे पता चलता है कि ग्राहम कितने इंटेलिजेंट थे। ग्राहम के कुछ रूल है जो वॉरेन बफेट फॉलो करते हैं। आज हम वॉरेन बफेट के नाम से वो रूल जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में लिखे हुए और वो ग्राहम फॉलो करते थे। ग्राहम से वॉरेन बफेट ने सीखा है। तो उन रूल्स को आपने सुना होगा। वॉरेन बफेट के अगर आप कोट्स देखते हो तो ये देखते हो कि वॉरेन बफेट वो रूल्स बोलते हैं, लेकिन वो मूल मंत्र थे एक्चुअली ग्राहम के। 2 रूल वॉरेन बफेट के बोले जाते, पहला डोंट लूज मनी, दूसरा डोंट फॉरगेट फर्स्ट रूल। ये जो मूल मंत्र है ये ग्राहम का था। वॉरेन बफेट ने उनसे सीखा और उनसे हमने सीखा है। फिर हमेशा ग्राहम का ये बतावा कि बोरोड मनी से कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो एक स्पेकुलेशन बोला जाता है, उसको हम जुआ बोलते हैं। हमारे पास जितने पैसे हैं उन्हीं को ही इंट्रिंसिक वैल्यू पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद में ग्राहम ये बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हमको ऐड करना तो वो कब करना चाहिए। तो उसके 2 तरीके बताते हैं। एक, जब मार्केट क्रैश होता है। दूसरा, जब कोई भी स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे होता है तब हमें वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मार्केट क्रैश का मतलब ये है कि मार्केट क्रैश जैसे 2000 में हुआ था, 2008 में हुआ था, देन अभी कोविड के टाइम में होता। इसमें होता क्या है कि हम प्रिपेयर नहीं होते, हम पहले से इन्वेस्टेड होते हैं। एक्चुअली हम निकलने का मौका भी नहीं मिलता है, केस में आने का मौका नहीं मिलता है। तो ये
आते भी हर 10 साल से, 10-12 साल से, 15 साल से ऐसे मौके आते हैं। लेकिन उनका जो दूसरा फॉर्मूला है वो हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आया हुआ है तभी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसकी वैल्यू निकालता हूँ कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है, ये 100 रुपये की इसकी एक्चुअल वैल्यू है, इस स्टॉक का जो प्राइस है 100 रुपये पे है तब इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ग्राम ये बोलते हैं कि आपको 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो बोलते हैं कि जब उसका प्राइस डिस्काउंट में आया हो, 50%, 60% डिस्काउंट में हो तब इन्वेस्टमेंट करो। यानी कि 70 रुपये, 75 रुपये इतना अगर डिस्काउंट में आया है तब उसकी इंटेंसिव वैल्यू पे आया है तब उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करो। अगर हम कोई भी स्टॉक में तब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डबल प्रॉफिट में ऑलरेडी हो जाते हैं। तो ग्राम का एक्चुअली नॉर्मल जो उनका फॉर्मूला यही था कि किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे इन्वेस्टमेंट करो। और ग्राम की जब 1976 में डेथ हुई थी तब वो 5th एडिशन, सिक्योरिटी एनालिसिस का 5th एडिशन है, उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में लिख रहे थे। यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तब भी वो काम कर रहे थे। तो ग्राम से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो आप जब तक मरते नहीं है तब तक आप काम कर सकते हैं। उनके जो दूसरे मेंटर हैं फिशर का जो तरीका इन्वेस्टमेंट करने का वो एकदम अलग है। एक्चुअली फिशर ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी काउंसलर के रूप में स्टार्ट की थी 1931 में। जस्ट 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था उसके बाद में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो फिशर का जो तरीका है वो ग्राम से एकदम अलग है। फिशर ये तो बोलते हैं कि इंटेंसिव वैल्यू से नीचे इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन उनका जो तरीका है वो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी एक बुक लिखी हुई है, कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट। पूरी बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने वो बुक आज से 4 से 5 साल पहले रीड कर ली थी। बहुत अच्छी बुक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो बुक जाके रीड करें। फिर भी मैं आपको थोड़ा उनका तरीका बता देता हूँ कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि उस बुक में उन्होंने 15 पॉइंट बताए हुए हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें 15 पॉइंट्स वो देखने जरूरी है। अगर वो 15 पॉइंट सही है, 15 पॉइंट्स हमारे सही जा रहे हैं, तब हमें उस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए। तो 15 पॉइंट्स में मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ग्रोथ स्टॉक्स में क्या देखते हैं, वो सेल्स ग्रोथ 10% से बढ़नी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से बढ़ना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी उसकी 10 से 12% से ऊपर होनी चाहिए। अभी सेल्स ग्रोथ की बात आती है तो उसमें ये नहीं कि हर साल 10% से बढ़नी चाहिए, वो सेवरल ईयर से देखते हैं। जैसे 3 साल से 5 साल से 10% से सेल्स ग्रोथ बढ़नी चाहिए। उसके बाद में प्रॉफिट आता है, अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है तो उसके साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। बहुत सी कंपनी हम ऐसे देखती हैं जिनकी सेल्स ग्रोथ तो बढ़ती जा रही है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट उसमें आ नहीं रहा है। तो प्रॉफिट नहीं आएगा तो प्राइस मूव नहीं करेगा। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो बताते हैं, वो 1 से नीचे होना चाहिए। रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो कंपनी करती है उसके बारे में बताते हैं। देन उसके बाद में मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। उसके बाद में लेबर के बारे में बताते हैं, जैसे कंपनी का लेबर के साथ कैसा व्यवहार है, लेबर है वो यूनियन तो नहीं बना रखी है, वो हड़ताल तो नहीं करती है। ऐसे करके उनके 15 पॉइंट है। एक्चुअली वो ग्रोथ स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उनके पोर्टफोलियो की हम बात करें, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ऐड करने चाहिए, तो वो बताते हैं 10 स्टॉक से ज्यादा पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने चाहिए। और उसमें भी वो बताते हैं 3 से 4 स्टॉक में 75% से ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए। तो उनके तरीके से 4 से 5 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो फिशर की जो स्टाइल है वो ग्राम से अलग है। वॉरेन बफेट ने काफी साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं 85% ग्राम के तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ और 15% फिशर के तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेकिन आज उनकी सिचुएशन है वो अलग है। आज वो 50% ग्राम के तरीके से करते हैं और 50% फिशर की तरीके से करते हैं। ये इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज कैसे हुई, ये हुई मुंगर के कारण। तो मुंगर की अगर हम बात करें तो 1959 में एक साथ पार्टनरशिप की उन्होंने और उनको मिलाया था एडविन डेविस ने। उनकी जो पहली मीटिंग करवाई थी वो एडविन डेविस ने करवाई थी। वॉरेन बफेट को बताया था कि मुंगर कितने इंटेलिजेंट इंसान है। और उनकी जो पहली मीटिंग हुई थी रेस्टोरेंट में, जब वो खाना खा रहे थे तभी उनको पता चल गया था कि वो दोनों की पार्टनरशिप बहुत लंबी चलने वाली है। उसके बाद में उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की। लेकिन वॉरेन बफेट का 85 और 15 का फॉर्मूला 50-50 में कैसे आया वो मैं आपको थोड़ा एक स्टॉक के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। चीज कैंडी नाम की एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा। वो 1921 में स्टार्ट हुई थी और 1971 50 साल तक वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुकी थी। 1971 में उसकी $40 मिलियन वैल्यू हो गई थी, लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी हाई थी।
तो वॉरेन बफेट उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनकी जो तरीका था वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज़्यादा वो फोकस करते थे। तो उस टाइम पर चार्ली मुंगर ने उनको कन्विंस किया था कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू थी 40 मिलियन, लेकिन उसके पास 10 मिलियन का कैश था, तो उसकी वैल्यू होगी 30 मिलियन की। तो चार्ली मुंगर ने बोला था कि आपको ये 25 मिलियन में खरीद लेनी चाहिए। वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है इसकी, लेकिन अच्छे रिटर्न देके जाएगी। चार्ली मुंगर ने उनको कन्विंस किया। उसके बाद में वॉरेन बफेट ने उनको 25 मिलियन में वो कंपनी ऑफर की खरीदने के लिए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। देन उसके 10 साल बाद में वो कंपनी 10 गुना रिटर्न देके गई थी। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि 50-50 का जो उनका रेशियो है ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक में, जो इन्वेस्टमेंट करने का उनका तरीका मुंगर के कारण चेंज हुआ। जब उन्होंने वो कंपनी खरीदी तो वॉरेन बफेट का कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद में उन्होंने अपने 50-50 का एक रेशियो बना लिया, 50% ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तीनों मेंटर्स की थोड़ी थोड़ी कहानी, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इनकी बुक्स पढ़े। ग्राहम के बारे में पढ़ना है तो बहुत सी बुक लिखी हुई है। अगर आपको फिशर के बारे में पढ़ना है तो बहुत सी बुक फेमस लिखी हुई है, और मुंगर के बारे में पढ़ना है तो भी बहुत सी बुक है। क्योंकि वॉरेन बफेट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ने कहाँ से सीखा है, किन को फॉलो करते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, तो ये तीनों है ब्रिलियंट इन्वेस्टर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई। तो अगर आप गुड रीडर हैं और पढ़ना आप पसंद करते हैं तो इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।